रियल एस्टेट बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया में, बट रियल एस्टेट पे कोई रेगुलेशन नहीं। तो जब एनसीएलटी में आज वो प्रोजेक्ट चला गया, वो एनसीएलटी से दूसरे बिल्डर पे चला गया। ये क्वेश्चन में क्वेश्चन का आंसर है उसी अकाउंट में करनी चाहिए जिस अकाउंट में उसे रेरा सर्टिफिकेट मिला है। देयर इज अ लॉट ऑफ इलिटरेसी एज फार एज द रियल एस्टेट मार्केट इज कंसर्न्ड, नॉट ओनली एज अ होम बायर बट इवन अमंग बिल्डर। अगर वो एनसीएलटी से ही शुरू हुआ था तो आप उसी केस में दोबारा एक एनसीएलटी नहीं शुरू कर सकते, वो रेमेडी आप यूटिलाइज कर चुके हो ऑलरेडी। रेरा इज ऑल्सो नॉट 100% फुल प्रूफ। See, it's not incorrect, but it's not correct. जय भूमि जय भारत। जब भी हम रियल एस्टेट की बात करते हैं, पेपर वर्क एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है। एंड पेपर वर्क से रिलेटेड लीगैलिटीज़, कौन सी चीज़ें कैसे करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, प्लस रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई एक यूनिफॉर्म बॉडी नहीं थी जो रियल एस्टेट की चीज़ों को देखे। 2016 से पहले 2016 में आया रेरा। अब रेरा से रिलेटेड मार्केट में कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पता है, कुछ लोगों को बहुत कम पता है। एक टिपिकल सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह पे अवेलेबल नहीं है। तो इसीलिए जब आप लोगों से हमें रिक्वेस्ट आई कि रेरा के बारे में थोड़ा सा बताओ, क्या चीज़ें कहाँ चल रही हैं, कि मेरा फ्लैट बना था या मैंने फ्लैट लिया था 10 साल पहले, आज इंसॉल्वेंसी में क्या है, क्या प्रोसेस है उसका, तो वी थॉट व्हाई नॉट आस्क अ लॉयर टू कम ऑन आवर पॉडकास्ट एंड टॉक अबाउट दिस। तो आज की जो हमारी गेस्ट हैं आस्था गर्ग, शी इज़ एन एलुमनाई ऑफ सिम्बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। उन्होंने वहाँ से लॉ किया है एंड शी इज़ अ प्रोफेशनल प्रैक्टिशनल लॉयर। आज हम उनसे बात करेंगे रेरा के बारे में, रेरा में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। दिस इज़ अ वेरी बेसिक पॉडकास्ट वी हैव ट्राइड टू कवर अप सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ऑन अ बेसिक लेवल कि रेरा है क्या। वी विल कम अप विद अ सेकेंड पॉडकास्ट जिसमें थोड़ा सा हम और डिटेल में बात करेंगे, बट तब तक के लिए आप इस पॉडकास्ट को देखिए। एंड अगर हमसे कुछ मिस हुआ है इस पॉडकास्ट के दौरान तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यू आर अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर, राइट? राइट। तो लॉयर बनना खुद डिसाइड किया था या फिर फैमिली में था, या पापा ने बोला, या क्या रीज़न? पापा को ऐसा लगता था that I would be good at something that involves speaking. So it was his initial idea, but then as I started preparing for the law school exams, I realized बहुत interesting है। 5-year course था, so by the 3rd year I was sure कि I want to do this only. I can't imagine myself doing anything else. And it's a very interesting profession for someone like me. I'm a very curious person. I like reading new things, finding out about random things. So this profession, as you know, everyone knows, is all about reading and learning, and every day is more learning. So I've enjoyed it for the 5 years that I've done it. Looking forward to many more. ओके यार, लॉयर में भी मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं कि आप क्रिमिनल लॉयर हो, कमर्शियल लॉयर हो, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया है नहीं। तो व्हाट्स योर स्पेशलाइजेशन? So I am a commercial lawyer and an arbitration lawyer. So this is primarily the area where I practice. So commercial law, to break it down for you, is basically any disputes that arise out of a contract. So anywhere where there's a contract has been executed and some issue has arisen from that contract, you will need a commercial lawyer. I'm a commercial disputes lawyer specifically. We also now deal in making contracts, drafting of contracts, drafting of any kinds of agreements that you enter into with any kind of vendor. So anything to do with the agreement contract domain, mota is commercial law. Okay. Arbitration is a specific wing within the dispute resolution domain. वो अपना specialized है. That is also something that I have a keen interest in and I have a lot of experience in. So I'm trying to build a independent arbitration practice now. तो रियल एस्टेट में कभी कोई केस किया है पहले? हाँ, रियल एस्टेट में केसेस किए। किस तरीके के केसेस आते हैं नॉर्मली रियल एस्टेट? रियल एस्टेट में by and large now almost everything is RERA. So cases revolve around home buyers or developers. Home buyers, general issues are possession late मिला है, या जब possession मिला तो जो specifications मांगी थी वो नहीं मिली हैं, तो अब क्या कर सकते हैं। अगर इतना डिले हो गया है कि अक्सर लोग कहते हैं कि अब हमें चाहिए ही नहीं प्रॉपर्टी, तो अब क्या कर सकते हैं। तो योर रेमेडी एवरीवेयर इज रेरा। सो रिलीफ्स अवेलेबल आर डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन आपको क्या चाहिए कोर्ट से। ओके, लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद रेरा। ठीक है, तो रेरा बेसिकली है क्या? रेरा को अगर नॉर्मल इंसान को आपको समझाना हो तो हाउ विल यू मेक देम अंडरस्टैंड कि रेरा है क्या? Okay, so starting with the basics because I'm a lawyer. RERA is the Real Estate Regulatory and Development Authority. This authority was formed under the RERA Act, which came in 2016. The purpose of the RERA Act, I think legislature के दिमाग में यही था कि रियल एस्टेट बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया में, बट रियल एस्टेट पे कोई रेगुलेशन नहीं थी। अब तब तक तो बिल्कुल भी नहीं था।
तो ऑब्जेक्टिव रेरा का था कि जो भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, चाहे वो होम बायर हो, चाहे वो डेवलपर हो, चाहे वो गवर्नमेंट अथॉरिटी हो जो बिड कर रही है ज़मीन, सबका इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। प्राइमरीली होम बायर्स के इंटरेस्ट के लिए रेरा लाया गया था, बिकॉज सेल और परचेज ऑफ फ्लैट्स या लैंड में कोई रेगुलेशन नहीं। तो रेरा होम बायर के इंटरेस्ट के लिए लॉ बनाया गया था 2016 में। ओके, तो क्या अभी कहना ये सही हुआ कि जो लोग अभी आज घर खरीद रहे हैं और अगर रेरा सर्टिफाइड प्रोजेक्ट है तो 100% सेफ है? 100% सेफ तो कोई कभी भी नहीं होता, बट रेरा सर्टिफिकेशन आपको ये ज़रूर गारंटी कर सकती है कि आपके पास राइट्स होंगे। अगर कुछ ऊंच नीच हुई या कोई चीज़ जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करी थी वो हुई, तो यू हैव अ राइट टू गो एंड अप्रोच द कोर्ट एंड टेल देम कि दिस इज समथिंग दैट आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग और वाज नॉट अग्रीड, दिस इज नॉट पर द अग्रीमेंट, therefore I have rights to either withdraw from this allotment or to be compensated fairly for what is not as was planned. ओके, एंड विद द एग्रीमेंट यू आर सेइंग द बिल्डर बायर एग्रीमेंट जो बेसिकली Yeah. खरीदते टाइम जो बनता है। Right. ओके, तो नॉर्मली लोग होता क्या है कि बिल्डर बाय एग्रीमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ते नहीं हैं। तो बिल्डर बाय एग्रीमेंट में आपके हिसाब से अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो दीज आर द मस्ट कि आपको एक बार ये चेक करना ही चाहिए कि यार बिल्डर बाय एग्रीमेंट में ये चीज़ें सही लिखी होनी चाहिए, वरना बिल्डर या बिल्डर की टीम आपको घुमा सकती है, बाद में आपको जाके प्रॉब्लम हो सकती है। See, as a buyer, हमेशा it's important कि आप थोड़ी अपनी मार्केट रिसर्च अपने एंड पे भी करो, बट इफ़ आई स्पीक ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द अग्रीमेंट, जो चीज़ें आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए वो ये है कि आसपास के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें जो पर स्क्वायर फीट एरिया प्राइस है वो आपके अग्रीमेंट में क्या सिमिलर है, कुछ ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है। थोड़ा सा प्राइस का ड्यू डिलिजेंस करो। बाकी कितनी लंबी कमिटमेंट है कि क्या वो 36 महीने में प्रोजेक्ट दे रहे हैं या 24 महीने में प्रोजेक्ट दे रहे हैं। स्टेज वाइज अलॉटमेंट वाला प्लान ऑप्ट करो हमेशा कि आपके पैसे उस स्टेज में जाएंगे जितनी स्टेज पे कंस्ट्रक्शन होगी। ऐसा नहीं कि आपने अपफ्रंट सब दे दिया और फिर आप इंतजार कर रहे हो कि 3 साल बाद फ्लैट मिलेगा। बेसिकली CLP कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट Construction like payment plan is always a better option. Then make sure that do a little bit research about the promoters. Project किस developer का है. Don't go in for a new developer. Do a little bit litigation check कि you know किस type का reputation है developer का, कहीं फंसे हुए हैं, पुरानी compliances meet कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. हमेशा check करो, even though it's all available on the RERA website. Make sure you're an aware buyer in the sense that you can go on the RERA website and check that their sanction plans are approved, their designs are approved, they have a fire NOC. Basic things. You can consult anybody. It's not that difficult these days. Everything is on the internet. It's all available for you to check. Then always check that there is a solid, as a disputes lawyer, I face this every day, there is a solid dispute resolution clause. कि God forbid कोई दिक्कत हो गई कल को तो आपकी rights protected है. जैसे फॉर एग्जांपल क्या डिस्प्यूट हो सकता है? डिस्प्यूट यही हो सकता है कि आपको टाइम पे नहीं मिला फ्लैट, या जो स्पेसिफिकेशंस प्लान्स में अग्रीड थी वो नहीं थी। अब अगर आपको कैसे पता होगा कि मेरे को इस ग्रेड का या इस स्टैंडर्ड की कंस्ट्रक्शन मिलनी चाहिए थी? वो पता तभी होगा अगर आपने सैंक्शन प्लान चेक किया था, अगर आपने अप्रूवल्स चेक किए थे। बाकी ऐसे किसी आम आदमी को, मुझे भी नहीं पता कि किस टाइप की कंस्ट्रक्शन होती है किसी घर में, कौन सी अच्छी होती है कौन सी बुरी होती है। मैं गई, मुझे लगा यार कुछ उन्नीस है, ये तो मार्बल टूट रहा है या ये हो रहा है वो हो रहा है, तो मेरे को पता कैसे होगा अगर मेरे को पहले से पता हो व्हाट टू एक्सपेक्ट? And the only way to know what to expect is if you've done your research, if you've checked their plans, their approvals, if you know that this is a reliable builder. क्योंकि आजकल तो जितनी भी सारी चीज़ें हैं, चाहे वो फिर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी से लेके हो या अंदर जो भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं घर में, वो बिल्डर को दिस कंपलसरी टू गिव इट टू रेरा ऑल्सो कि ये सारे हैं। और वो आज आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कि मेरे को घर बाद में किस ग्रेड का मिल किस ग्रेड का मिलेगा। इवन ये तक मेंशन होता है कि आपके बाथरूम में जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो किस ब्रांड्स की होंगी या किस ब्रांड के आसपास की क्वालिटी की होगी। बिल्कुल, बट ये समझदार बायर को तभी पता होगा अगर उसने उतनी मेहनत करी है वो चेक करने की। ओके, एंड अगर हम सिर्फ रेरा पे जैसे आज बात कर रहे हैं, तो रेरा पे अगर हम बोलते हैं कि यार समझ लो किसी ने घर ले लिया, उसको नहीं पता था, बाद में जाके पता लगा एंड बिल्डर ने कुछ चीज़ें ऊपर नीचे कर दी, ठीक है, एंड उसने जब उसका पोजेशन लिया तो कुछ प्रॉब्लम्स आई, तो उस टाइम पे बंदा क्या करे कि रेरा में जाके हाउ स्मूथ इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइलिंग अ कंप्लेंट एंड व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइलिंग कंप्लेंट इन रेरा? ओके, सो व्हेन यू से कि बायर को नहीं पता था, लेटर व्हेन ही गॉट द पोजेशन ही फाउंड कि सर्टेन थिंग्स आर डिफरेंट, तो उसका बहुत सिंपल, एक तो ऑफ कोर्स द डेवलपर और द प्रमोटर एज दे से अंडर रेरा इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड यू व्हाटएवर सर्विसेज वर प्रॉमिस्ड एग्जैक्टली द सेम. If that has not been done and you have found out after the possession is received, there is a mechanism by which you can file a complaint with RERA where you can, in fact, before filing a complaint, you can notify the promoter कि ये चीज़ें अलग हैं within 5 days of taking the possession, and then the promoter is duty bound to rectify those errors within 30 days of your notifying them.
फिर भी अगर नहीं होता then of course you can move to the RERA and file a complaint. Besides that, under normal circumstances, every builder buyer agreement, whether it's for a project, a large project, a society or a house, has a standard defect liability clause जिसे कहते हैं. Okay. जिसका मतलब ये होता है कि कोई डिफेक्ट अगर कंस्ट्रक्शन में या वर्कमैनशिप में आपको नज़र आता है फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, दैट डिफर्स फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, पर अक्सर 12 महीने का होता है. इस 12 महीने में पोजेशन लेने के बाद अगर आपको कोई डिफेक्ट नज़र आता है तो बिल्डर अपनी कॉस्ट पे उस डिफेक्ट को रेक्टिफाई करता है. ये आप पूरी ज़िंदगी नहीं कर सकते, बट साल भर के लिए होता है. ओके. अगर बाई चांस बिल्डर ने मना कर दिया तो प्लीज़ गाइड मी थ्रू द प्रोसेस कि यार एक नॉर्मल इंसान क्या प्रोसेस क्या है कंप्लेंट फाइल करने का, उसको कौन सी अथॉरिटी में जाना है, कौन सी ऑनलाइन अथॉरिटी, ऑनलाइन वेबसाइट पे जाना है, जिस तरीके से. बिकॉज बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है. मैंने टॉक टू पीपल, लोगों को पता ही नहीं है रेरा में कंप्लेंट कैसे फाइल की जाती है. दे थिंक दिस एज अ ओल्ड जो फॉर्मेट चला रहा है कि यार इंडिया में लोगों को कोर्ट से जाने में तो डर लगता ही है, कोर्ट में जाने से डर लगता है. तो एक थोड़ा सा प्रोसेस समझा दो कि यार ये एक प्रोसेस है, अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप इस प्रोसेस के थ्रू, एंड इट इज़ वे ईजियर देन द ओल्डर सिस्टम. So the process as far as RERA is concerned is far simpler than most of the other legislations, in the sense that you can log in on your own as a home buyer. You can go on the website depending on आप किस स्टेट में, वो स्टेट की वेबसाइट पे लॉगिन करोगे जिस स्टेट में प्रोजेक्ट है. वेबसाइट पे लॉगिन करोगे, प्रोजेक्ट की डिटेल्स डालोगे, अपनी अलॉटमेंट की डिटेल्स डालोगे, अपनी कंप्लेंट बताओगे क्या है और उसको सबमिट कर दोगे. बहुत सिंपल तरीका है करने का. ओके. जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं टू प्रूव दैट द मेरिट्स ऑफ योर allegations, you will attach those documents. But from practical experience, I can tell you, even though the legislature and the executive have tried to really make it a very smooth sailing process, but unfortunately the system is such कि websites बहुत compatible नहीं है, बहुत comfortable नहीं है उन्हें use करना. तो even as lawyers अक्सर हम prefer करते हैं वो complaint को offline file करना, क्योंकि websites are not that user friendly. There is not enough technical know-how on the side of the department to be able to handle those complaints like that. So we prefer, even when a client comes to us, to file it in hard copy with the entire set of documents or whatever we think might be required. तो जबकि काफ़ी स्मूथ कोशिश करी है डिपार्टमेंट ने उसे बनाने की, पर उतना आसान उसे यूज़ करना नहीं है प्रैक्टिकली स्पीक. ओके. अब जैसे आपने फिजिकल की बात करी कि फिजिकल में जाके कंप्लेंट करना है इज़ अ बेटर ऑप्शन. एक ऑप्शन तो है कि आप थ्रू लॉयर जाओ, उसके अलावा भी कोई ऑप्शन है कि बंदा डायरेक्ट जाके भी कंप्लेंट कर सकता है? आई वुड नॉट एडवाइज इट. क्योंकि when you go for a physical complaint, there are a lot of other things. For example, at the department level, at the government or court level, there's a lot of systems that you need to bypass or move along. तो वो आपको नहीं पता होगा कि कोर्ट में जज के अलावा भी 4 लोग काम करते हैं, हर किसी की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं. उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, किस प्रॉब्लम का सोल्यूशन किसके पास होगा, वो एक आम आदमी को नहीं पता होगा, वो लॉयर को पता होगा. तो आई वुड नॉट एडवाइज कि आप कंप्लेंट खुद फाइल करो हार्ड कॉपी में. आई वुड सजेस्ट दैट यू हायर अ लॉयर वो हैज़ एक्सपर्टीज़ इन रेरा, हैज़ एक्सपर्टीज़ इन रियल एस्टेट डिस्प्यूट्स, नोज एग्जैक्टली कि, क्योंकि रियल एस्टेट अगर आप वैसे देखा जाए रेरा की डिस्प्यूट में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है. 2 या 3 चीज़ें ही हो सकती हैं, या तो आपका पोजेशन डिले हो गया है, या आपको स्पेसिफिकेशंस गलत मिली है, एक आध चीज़ पेनल्टी आप क्लेम करना चाहते हो, इंटरेस्ट आप लेना चाहते हो, 2-4 चीज़ें हो सकती हैं. It's better to go through someone who knows the process, who's done something like this n number of times before to make it simpler. आप जाके वही धक्के 10 बार खाओगे जो शायद वकील को 2 बार करने पड़े. ऐसा नहीं है कि वकील के बिना नहीं हो सकता, but that's a much more hassle-free process if you hire a lawyer. Okay. So अभी हम NCR में बैठे हुए तो मुझे एक NCR सेंट्रिक सवाल पूछना आपसे. नोएडा की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो रेरा आया 2016 में. 2016 से पहले भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स थे नोएडा में और इवन NCR में ही लटके हुए थे. तो वो पुराने वाले जितने भी होम बायर्स हैं बहुत परेशान है, किसी को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, किसी का हाई कोर्ट तक पहुंच गया है. तो उन केसेस में आज हो क्या रहा है, मतलब वैसे केस अगर आपने वैसा कोई केस आपने किया है तो उसको अगर एग्जांपल लेके थोड़ा समझा सको. बिकॉज ऐसे मुझे बहुत सारे सवाल आते हैं चैनल पे, लोग पूछते हैं कि यार मेरा वो प्रोजेक्ट था, मैंने 12 साल पहले ख़रीदा था, अभी उसमें पता नहीं क्या चल रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मेरा पैसा वापस आएगा या मुझे घर मिलेगा. तो देयर इज़ अ कन्फ्यूजन विच इज़ गोइंग अराउंड इन द मार्केट. तो क्या चल रहा है अभी, उन लोगों का पैसा वापस आएगा, ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट है? ये जवाब देना तो बहुत मुश्किल है कि किसी का पैसा वापस आएगा या नहीं और कब आएगा. बट ये ज़रूर है कि रेरा की एप्लीकेबिलिटी ओनली उन प्रोजेक्ट्स पे जो 2016 के बाद फंक्शनल हुए. अगर किसी प्रोजेक्ट को OC या CC पहले मिल चुका था 1 मई 2016 से पहले, तो वो रेरा में कवर नहीं होता. तो उनकी जो लिटिगेशन चल रही है वो प्री रेरा फेज़ के हिसाब से ही चल रही है. तो वो सुप्रीम कोर्ट के स्टेज पे अगर है तो सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड कि उनका क्या होना है. बट देयर रेमेडी विल नॉट लाई अंडर द रेरा एक्ट.
ओके अब जैसे कुछ प्रोजेक्ट्स सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलटी को दे दिए, तो सबसे पहले तो मैं आप थोड़ा सा मुझे बताओ एनसीएलटी है क्या? जिन लोगों के फंसे हुए थे घर, अब उनको वो कह रहे कि अरे एनसीएलटी पे चलेगा, एनसीएलटी क्या करेगी अब, या दूसरी कंपनी जो है सुरक्षा के पास चला गया कि सुरक्षा क्या करेगी। तो ये कंपनियां हैं क्या और ये करती क्या हैं, और इससे होम बायर के लिए थोड़ी सी क्या आसानी है, या वो कैसे शांति से सो सकता है कि यार अब तो शायद मेरा घर बन ही जाए? सो सबसे पहले तो आईबीसी है क्या, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड क्या है। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड भी उसी दौरान उसी एरा का लॉ है जब रेरा आया, 2016 का ही लॉ है। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड का पर्पस बहुत अलग था। रेरा इज़ अ वेरी रियल एस्टेट स्पेसिफिक लेजिस्लेशन इंटेंडेड टू बेनिफिट होम बायर्स एंड कंज्यूमर्स। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड का पर्पस इज टू प्रोटेक्ट कंपनीज फ्रॉम गोइंग अंडर इंसॉल्वेंसी बाय रीस्ट्रक्चरिंग देम, ताकि कंपनीज खत्म होने की बजाय रीस्ट्रक्चर हो जाए, उनके क्रेडिटर्स पे ऑफ हो जाए, कंपनी वापस फंक्शनल हो जाए थ्रू अ न्यू बायर और न्यू रेजोल्यूशन एप्लीकेंट। हाउएवर हाल ही में पिछले 5-6 साल में होम बायर्स को भी आईबीसी के अंदर क्रेडिटर बना दिया गया है, फाइनेंशियल क्रेडिटर। ओके तो आईबीसी के अंदर 2 कैटेगरी के क्रेडिटर्स होते हैं, ऑपरेशनल और फाइनेंशियल। ऑपरेशनल क्रेडिटर वो क्रेडिटर होगा जिसने कोई गुड्स या सर्विस प्रोवाइड करी थी डेटर को और उसके उसे पैसे नहीं मिले, फॉर इंस्टेंस अ लॉयर। फाइनेंशियल क्रेडिटर ऑन द अदर हैंड इज समबडी जिसका ट्रांजैक्शन वाज इन द नेचर ऑफ अ बोरोइंग। तो जब आप रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की बात करते हो, आजकल काफ़ी कॉमन है फॉर बिल्डर्स टू गिव समथिंग कॉल्ड अ अश्योर्ड रिटर्न। तो ये इशू वहाँ से अराइज हुआ जब जो अश्योर्ड रिटर्न बिल्डर प्रॉमिस करता है होम बायर को, दैट इज़ इन द नेचर ऑफ अ बोरोइंग। तो जब वो अश्योर्ड रिटर्न नहीं मिलती तो कई सारे बोरोवर्स अप्रोच्ड द सुप्रीम कोर्ट सेइंग कि हम क्यों नहीं क्रेडिटर हैं, एनसीएलटी इन्वोक करने की राइट हमें भी होनी चाहिए। तो फिर एक 2019 में अमेंडमेंट आया जिससे होम बायर्स को भी फाइनेंशियल क्रेडिटर का दर्जा दे दिया गया है। अब इससे क्या होता है कि होम बायर्स ऑल्सो हैव अ रेमेडी अंडर आईबीसी, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड रेरा आप जाते हो अपनी स्पेसिफिक कंप्लेंट लेके इस बिल्डर के खिलाफ। आईबीसी जाने का मकसद होता है कि मेरे को मेरे पैसे नहीं मिल रहे, देयरफॉर इस कंपनी को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया जाए। तो दोनों लॉज का पर्पस और ऑब्जेक्टिव बहुत अलग है। दूसरी चीज़ होम बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो थोड़ी सी लिमिटेशन है एज फार एज आईबीसी इज कंसर्न इज़ कि होम बायर कम से कम 100, नहीं तो अगर जो भी नंबर ऑफ बायर्स हैं उसमें से 10%, विच एवर इज लेसर, आइदर 100 और 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बायर्स कैन टुगेदर अप्रोच द एनसीएलटी एज अ association of home buyers. You can't go alone. Okay. Because and there's also a cap of 1 crore rupees minimum debt जो होना चाहिए for you to go to NCLT. तो जबकि अब financial creditor बन सकते हो as a home buyer, I would still recommend that a home buyer go under RERA. That's a more effective remedy. It's a faster remedy because the purpose of the IBC code is to restructure that company जिससे आप अपने dues मांग रहे हो। वो कंपनी कब restructure होगी, आपके dues कब आएंगे, आपके dues are not the primary focus of that legislation. वो ये है कि 2 आउटकम्स हो सकते हैं आईबीसी के, कि आपने एप्लीकेशन फाइल करी अंडर सेक्शन 7 एज अ फाइनेंशियल क्रेडिटर फॉर डिक्लेयरिंग इंसॉल्वेंसी ऑन दिस कंपनी। 2 आउटकम्स कैन हैपन, आइदर दिस कंपनी इज रिवाइव्ड और दिस कंपनी इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। एट दैट स्टेज यू विल गेट योर ड्यूज in terms of the waterfall mechanism which the law provides for. The waterfall mechanism is the priority list जिसके basis पे creditors are paid off. So इस priority list में financial creditors which now includes home buyers काफ़ी ऊपर आते हैं। तो अगर आपको ड्यूज़ मिलने हैं तो फाइनेंशियल क्रेडिटर को ड्यूज़ अक्सर मिलते हैं, हमेशा नहीं, ऑफन टाइम्स मिलते हैं। बट फ्रॉम अ होम बायर पर्सपेक्टिव, इफ़ आई वर अ होम बायर एज अ लॉयर टू अ होम बायर, आई वुड ऑलवेज रिकमेंड रेरा शुड बी योर गो टू एम्बिशन एंड नॉट आईबीसी. आईबीसी कैन वर्क इन सम सर्कमस्टांसेस बिकॉज आईबीसी में आप एज अ डेटर सोचो, अगर मेरे खिलाफ किसी ने आईबीसी फाइल करा है तो मेरे को डर सिर्फ ये नहीं कि मुझे इसके पैसे देने हैं वापस, मेरे को डर ये भी है कि मैं इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाऊँगी. So it's a pressure tactic. Often lawyers suggest IBC as a pressure tactic to a creditor, that if you file an application like this, chances are that the debtor will come and settle the debt with you. Okay. आपको शायद वो लिटिगेशन लड़नी ना पड़े आखिर तक. तो 5 out of 10 times मे बी वो शायद डेट उसी स्टेज पर सेटल हो जाए. ओके अब जैसे कुछ ना प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी एनसीएलटी में जा चुके हैं जो 2016 से पहले के थे, वो एनसीएलटी के पास चले गए. अब इसमें एक सवाल ऐसा है कि समझ लो 2010 में कोई प्रोजेक्ट आया, वो आज एनसीएलटी में है. 2010 में जो बिल्डर ने प्रॉमिस किया था, बायर ने उसके बेसिस पे घर खरीदा, तो जब एनसीएलटी में आज वो प्रोजेक्ट चला गया, वो एनसीएलटी से दूसरे बिल्डर पे चला गया, तो क्या जो पहले वाले बिल्डर ने प्रॉमिस किया था, दूसरा वाला जो बिल्डर है वो सेम
स्पेसिफिकेशंस पे उसको घर बना के देगा, या फिर वो अपनी स्पेसिफिकेशन बाद में चेंज कर सकता है? ये पॉसिबिलिटी है? वो चेंज इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इफ द NCLT हैज ट्रांसफर दैट प्रोजेक्ट टू समबडी एल्स, द अग्रीमेंट ऑफ द बायर स्टिल रिमेन्स विद द फर्स्ट ओनर. तो अगर सेकंड बिल्डर ने लिया है, ही इज टेकन इट एट द सेम प्रोमिसेस. ओके. सो एज इट्स ए प्रिविटी कहते हैं हमारी लीगल लैंग्वेज में. एज अ होम ओनर मेरी प्रिविटी उसी कॉन्ट्रैक्ट के साथ है. उस कॉन्ट्रैक्ट में जो टर्म्स थे मैंने उनको अग्री किया है. वो डेवलपर अब अगर गवर्नमेंट ने कह दिया या जुडिशल अथॉरिटी ने कह दिया चेंज होगा, दैट डजंट मीन कि मेरे लिए स्पेसिफिकेशंस चेंज होंगी. उस डेवलपर को उन्हीं स्पेसिफिकेशंस पे परफॉर्म करना है कॉन्ट्रैक्ट जिस पे मैंने साइन किया था. ओके. एंड जिन लोगों की जैसे जो पुराने, अभी आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द केसेस विच आर लाइक 2010 या उससे 16 से पहले वाले केसेस जो हैं, जिन लोगों के आज भी इंसॉल्वेंसी में नहीं गए, NCLT के पास नहीं है, या कोर्ट्स में उनके केसेस चल रहे हैं. फॉर एग्जांपल आज सुप्रीम कोर्ट में कोई केस है, और क्या वो डायरेक्टली इंसॉल्वेंसी के लिए अप्रोच कर सकते हैं, या फिर अब वो उनको कोर्ट के थ्रू ही जाना पड़ेगा? दो पैरेलल मैकेनिज्म्स आप कर सकते हो सर, बट ये बहुत केस स्पेसिफिक क्वेश्चन है क्योंकि फॉर दैट विल हैव टू सी कि वो अगर केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है वो क्या लाइफ साइकिल थी उसकी. क्या वो NCLT से ही शुरू हुआ था, या वो 2016 से पुराना एरा है जहाँ पे वो शायद हाई कोर्ट से शुरू हुआ था और फिर अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है. अगर वो NCLT से ही शुरू हुआ था तो आप उसी केस में दोबारा एक NCLT नहीं शुरू कर सकते. वो रेमेडी आप यूटिलाइज कर चुके हो ऑलरेडी. बट अगर उसकी लाइफ साइकिल पुराने मैकेनिज्म से थी, आपका क्या डिमांड अब है, वो स्टेज किस स्टेज पे है, सुप्रीम कोर्ट ने उसके कॉग्निजेंस लिए, क्या वो इशूज़ रिकॉग्नाइज किए हैं, क्या इशूज़ रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. There's a lot of factors to consider. There's no one answer. That depends on every case. ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल यार. ठीक है, मैंने घर लिया था 2010 में. मैंने वो घर लिया. अब ऑब्वियसली 2013 की डेडलाइन थी. डेडलाइन पे वो घर आया नहीं मेरे पास. मैं गया कोर्ट कि जी ऐसे ऐसे करके मैंने घर लिया था, बिल्डर भाग गया है, वो बिल्डर बना नहीं रहा. तो मैंने या तो लोअर कोर्ट में एप्लीकेशन डाली होगी या हाई कोर्ट में एप्लीकेशन डाली होगी. अब मुझे ये भी नहीं पता बिकॉज मैंने खुद कोई केस ऐसा किया नहीं है. समझ लो फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, लोअर कोर्ट से हमने एप्लीकेशन डाली, लोअर कोर्ट में वो केस चला. अब इंडिया में टाइम लगता ही है. आज वो केस पहुंच गया हाई कोर्ट. बट इंसॉल्वेंसी एक्ट आया 2016 में, उससे पहले तो वो भी नहीं था. अब 2016 के बाद वो आज तक कोर्स, फॉर एग्जाम्पल मेजॉरिटी ऑफ केसेस आर ऑलरेडी विद द NCLT. बट अगर बाई चांस मेरा केस है जो अभी तक नहीं पहुंचा, वो हाई कोर्ट में अटका हुआ है, तो क्या मैं डायरेक्ट, क्योंकि हाई कोर्ट से वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ही NCLT के पास भेज रहा है पुराने वाले केसेस को, तो क्या मैं डायरेक्टली NCLT के पास जा सकता हूँ? क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचने में और 4 साल लग गए फॉर एग्जांपल, तो मैं 4 साल वेट क्यों करूँ? तो क्या मैं डायरेक्टली IBC के पास जा सकता हूँ आज? ये ऑप्शन मेरे पास है या नहीं है? अगेन डिपेंड्स आपका पुराना केस किस बारे में चल रहा था, आप नया केस किस बारे में. बना के दिया नहीं बिल्डर ने घर, तो दो पैरेलल रेमेडीज पे नहीं हो सकती. अगर आपका हाई कोर्ट में केस उसी बात का चल रहा है तो सेम NCLT में नहीं चल सकता. बट चांसेस आर, क्योंकि अब NCLT इज अ स्पेसिफाइड ट्राइब्यूनल फॉर दीज टाइप्स ऑफ डिस्प्यूट्स, तो वो सारे केसेस अब हाई कोर्ट से NCLT पे आ चुके हैं. हाँ. तो ऐसा आई डोंट थिंक, मेरी नज़र में तो नहीं आया अभी हाई कोर्ट में कोई केस जो इस नेचर का अभी हाई कोर्ट में पेंडिंग है. ओके. क्योंकि ये स्पेसिफिक ट्राइब्यूनल इस्टेब्लिश ही इस पर्पस के लिए किया गया था. तो 2016 के बाद अगर कोई केसेस ऐसे हाई कोर्ट में भी चल रहे हुए तो वो सब NCLT के पास आ चुके हैं. एंड अगर NCLT के पास केसेस आ चुके हैं तो उसकी कोई डेडलाइन है कि ये जब तक हो जाएगा, या फिर उसकी कोई डेडलाइन है? NCLT also is a time bound procedure. Okay. There are different timelines fixed for different stages of the process. But as we know, timelines are often not met. And again, from a home buyer point of view, NCLT is not the ideal place because the purpose of the entire process is to restructure that company, is to save that company from insolvency. As an outcome, your debt might come back to you, but it may not. Okay. So, अच्छा, ऐसा कोई केस देखा है जिसमें आपने कंपनी इंसॉल्वेंसी में गई हो और तब भी पैसा ना मिला हो लोगों? हाँ, बहुत बार होता है. Especially in real estate. Yeah, it happens. Can you take some names? I Don't take the don't take the exact name, but हाँ कि It happens because फॉर एग्जांपल 2000 करोड़ की कंपनी थी, 200 करोड़ में बिकी, बट लोगों को पैसा नहीं आया. ऐसा तो खैर नहीं होगा कि 2-4 करोड़ की कंपनी, अच्छा 2000 करोड़ की कंपनी थी. इट हैपेंस ऑल द टाइम बिकॉज अगर कोई कंपनी ऑलरेडी डिस्ट्रेस्ड है, वो NCLT में गई है, वो लिक्विडेशन स्टेज पे है, तो चांसेस आर इट विल बी सोल्ड फॉर लेस देन इट्स एसेट वैल्यू. चलो मैं नाम ले लेता हूँ. सुपरटेक के साथ अभी हुआ है, ठीक है. डू यू थिंक सुपरटेक के लोगों का पैसा वापस आएगा जिन्होंने डाला था? I cannot comment on that as a lawyer, Okay. but I think practical realities everyone understands, and it's difficult to say. Okay. अब you don't need to comment on that, but मेरा एक स्पेसिफिक इसमें सवाल है. मेजॉरिटी होता क्या है ना, बिल्डर जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो फैमिलीज़ में घूमती रहती हैं, ठीक है. तो सुपरटेक
अब क्योंकि मैं रियल स्टेट में हूँ, मुझे पता है कि हाँ जी एक बिल्डर है जो दिवालिया घोषित किया उसने, ठीक है, उसने दिवालिया घोषित किया, उसके 4 दिन बाद ही दूसरी एक नई कंपनी फॉर्म हो गई और वो कंपनी उस कंपनी से मर्ज हो गई, ठीक है। इस केसेस में हमारी गवर्नमेंट कुछ कर रही है बिकॉज बिल्डर्स गेट अ क्लीन चिट, क्योंकि उसकी कंपनी चली गई बट वो कंपनी किसी ने और ने खरीदी, दूसरी एक और कंपनी बनी, उससे वो मर्ज हो गई। तो इस केसेस में गवर्नमेंट कुछ कर रही है या फिर लोगों का सिर्फ कट रहा है? See, every legislation in execution has certain loopholes. The loopholes with the insolvency and bankruptcy code is largely what you are giving an example of. Because कोई भी कंपनी लिक्विडेशन से अगर रिस्ट्रक्चर होती है वो अपने ओरिजिनल वैल्यू से कम पर ही होती है, उसमें फिर फैमिलीज़ का क्या लेना देना है, दैट्स अ वेरी अगेन केस स्पेसिफिक थिंग, इन लीगल नहीं है बट इस इन लूपहोल्स का कोई कवर नहीं है अभी लॉ में। मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूँ, बिकॉज आज की डेट में ना, बिकॉज चढ़ती हुई मार्केट है, लोग सब कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट, लोग इंडस्ट्री, स्पेशली अगर हम रियल एस्टेट इंडस्ट्री की बात करें, पिछले 4 से 5 साल में एक जो ग्रोथ देखने को मिली है वो बहुत फास्ट है। वो जो पिछले 10 साल में भी नहीं देखने को मिला था, जो 4 से 5 साल में प्राइजेस हाइक हुए हैं। अब एक ना कंपटीशन हो गया, फोमो क्रिएट हो गया मार्केट, या खरीद लो वरना किसी का भी खरीद लो। तो द आइडिया बिहाइंड दिस पॉडकास्ट इज कि रेरा इज ऑल्सो नॉट 100% फुल प्रूफ, ठीक है। जब भी आप घर खरीदने जा रहे हो आपको बैकग्राउंड रिसर्च आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पे मेरा जो अगला सवाल है, रेरा के अगर हम बात करें, रेरा के लूप होल्स क्या हैं अकॉर्डिंग टू यू, कि यार दीज आर द लूप होल्स। तो अगर आप इन लूप होल्स से बच गए, आपने अपनी रिसर्च ऐसी कर ली कि यार ये लूप होल्स उस रिसर्च के आसपास, एंड दे मेक यू दैट स्ट्रॉन्ग, यार ये लूप होल्स बाद में अगर ये आता भी है ना तो आप स्ट्रॉन्ग हो एज ए इन्वेस्टर, बिकॉज अभी इन्वेस्टर मार्केट है, अभी एंड यूज़र मार्केट चल नहीं रही है, सारा इन्वेस्टर्स का पैसा है एंड मोस्टली इन्वेस्टर्स नो अबाउट दिस। बट जो छोटा इन्वेस्टर है, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ वाला, जो पहला इन्वेस्टर है, जो अपनी लाइफ की पहली इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उनको इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में पता नहीं है उन तो। और हमारी जनरेशन का थोड़ा प्रॉब्लम भी है ना, फोमो जहाँ क्रिएट हो गया वहाँ फिर आंखों पे आधे पर्दे वैसे ही बढ़ जाते हैं। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं अगर हम बात करें कि रेरा की, जहाँ पे कि रेरा में ये वाले लूप होल्स है एंड शुड बी कंसिडर्ड वाइल मेकिंग अ डिसीजन और वाइल मेकिंग अ बाइंग डिसीजन? So there's 2 parts to your question. One is that what as an investor should I look for before I invest in a project? Right. To which my answer is a little similar to what I said before. There has to be some sort of, like you said, due diligence or some sort of recce, market research has to be done before you go, especially as an investor, because you're in it for the profits, you're in it for the money. There is certain parameters you can always look out for. For instance, my personal suggestion, this doesn't come from me as a lawyer, this comes more from someone who also takes interest in the real estate market, is promoters पे research करो। promoters कौन है project के, promoters का पुराना record कैसा है, do they have past records of being a compliant promoter, deliveries time पे देते हैं क्या, किस टाइप की construction करते हैं, उनके दूसरे projects देख के आओ कि क्या quality expect कर रहे हो। ये था आपका पहला सवाल। दूसरा सवाल आपका ये था कि रेरा में loopholes क्या है। Now, RERA में loopholes, as a lawyer, I can tell you, the biggest loophole that I have seen is the timelines are not met. Right from the point of registration, the law provides for a 30-day period for you to register yourself with RERA. But those 30 days are often never 30. And the reason for that is because there's no one window format. For to get approvals for my project, I need to go to 4-5 different authorities. And knowing the systems, any government departments, even if they're functioning with maximum efficiency, it's very difficult for you to offer those approvals in 30 days, क्योंकि आपको 4 जगह से जाके अप्रूवल्स मांगनी है। बिल्डर के लिए भी बड़ा मुश्किल था। बिल्डर के लिए मुश्किल है, तो वहीं से आपकी टाइमलाइन डिले हो गई। और आपने अपने इन्वेस्टर को या अपने होम बायर को तो कुछ टाइमलाइंस प्रॉमिस करी है जिसके अंदर आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। अगर डिले गवर्नमेंट अप्रूवल्स की तरफ से होता है तो इसमें बिल्डर भी क्या करेगा यार। द सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन वाज what are the loopholes in RERA? So as a practicing lawyer, I can tell you that the biggest loopholes are the timelines, the statutory timelines that have been fixed in the act, right from the beginning, जहाँ पे आपको registration के लिए जब आप apply करते हो, according to the law, you have to get that registration in 30 days. But वो often times registration doesn't come in 30 days because there's no one window mechanism कि मेरे को as a developer एक ही दरवाजे पे जाके सारी permissions के लिए apply करना है, सारे approvals देने हैं।
ऐसा नहीं है. बिल्डर्स के लिए बहुत सरदर्दी है. It's a big headache. It's a lot of paperwork for builders to approach different 4-5 different authorities for 4-5 different approvals, all of which has to be done in 30 days for you to launch the project. तो वो अक्सर नहीं होता. एंड बिल्डर ने तो कमिटमेंट दे रखी है अलॉटी को कि मैं इतने मंथ्स में प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दूंगा. तो अगर वो डिलेज अप्रूवल्स लेने में हो रहे हैं जो बिल्डर के हाथ में भी नहीं है, अल्टीमेटली अलॉटी तो सफ़र करता ही करता है. सो दैट इन माई ओपिनियन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस. The other challenge is that still there is a lot of illiteracy as far as the real estate market is concerned, and not only as a home buyer but even among builders. आपने जो नाम सुने होंगे या मैंने जो नाम सुने हैं वो 15-20 बड़े बिल्डर्स के अलावा there's still a lot of illiteracy and lack of technical know-how. गवर्नमेंट तो प्रोसीजर्स को आसान करने की कोशिश कर सकती है, आपको एवेन्यूज़ दे सकती है कि आप रजिस्ट्रेशन ऐसे करो, इतना सिंप्लीफाई कर दे प्रोसेस. बट अगर उसके बाद भी डेवलपर भी, बिकॉज रियल एस्टेट स्टिल रिमेन्स टू बी अ वेरी वेरी फ्रैगमेंटेड, वेरी अनऑर्गेनाइज मार्केट, तो अगर डेवलपर को उसमें भी बेसिक कंप्लायंसेस नहीं करने आते, दे डोंट हैव पीपल हु हैव कैन डू दिस प्रॉपरली, या होम बायर इतना रियल एस्टेट में लिटरेट नहीं है कि उसे पता हो कि क्या रिसर्च करके जानी चाहिए, तो देयर विल ऑलवेज बी डिस्प्यूट्स. So no matter how much you simplify the process, people need to understand that also. There's nobody to teach them कि this is the correct way to do it because it's an unorganized market. So रेरा से रिलेटेड मेरा एक सवाल है कि अगर मुझे घर खरीदना है, ठीक है, और मैं इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ, तो बिल्डर के मैं किसी भी अकाउंट में पेमेंट कर दूँ या फिर सिर्फ उसी अकाउंट में पेमेंट करनी चाहिए जो प्रमोटर अकाउंट है रेरा की वेबसाइट पे, या उसके जिसके बेसिस पे उसको रेरा सर्टिफिकेट मिला है? बिल्कुल, आपके क्वेश्चन में क्वेश्चन का आंसर है, उसी अकाउंट में करनी चाहिए जिस अकाउंट को उसे रेरा सर्टिफिकेट मिला है. दैट अकाउंट इज़ कवर्ड विद इन द एम्बिट ऑफ दैट रजिस्ट्रेशन. ओके. तो एक तो आपका कल को अगर गॉड फॉरबिड कोई इशू हो गया तो आपके पैसे उस अकाउंट में सेफ है. बिकॉज इफ़ यू पे इन एनी अदर अकाउंट, किसी रिश्तेदार के अकाउंट में, डेवलपर के पर्सनल अकाउंट में, उस पैसे को आप एक्सेस डायरेक्टली नहीं कर पाओगे क्योंकि वो उस रजिस्ट्रेशन के एम्बिट में नहीं आता. सो यू मस्ट ऑलवेज मेक द पेमेंट इन दैट अकाउंट विच इज़ पार्ट ऑफ द रेरा रजिस्ट्रेशन. एक स्पेसिफिक एस्क्रो अकाउंट होता है हर रजिस्ट्रेशन के साथ अटैच्ड, उसी अकाउंट में पैसे पे करने चाहिए. थोड़ा सा ये एस्क्रो अकाउंट होता क्या है और इसके फ़ायदे क्या हैं, थोड़ा इसके बारे में भी बता दो. So, escrow account is a current account where your money is parked for a specific purpose. So, as an allottee, when you make any payment towards allotment or towards the latter payments, in that escrow account, they are only for the purpose of this project. That money cannot be utilized by the developer for any other purpose. Which is why ये account हमेशा आपका safe रहेगा, आपका पैसा उस account में हमेशा safe रहेगा. कहीं ना कहीं ये एक रीज़न था, पहले एस्क्रो अकाउंट नहीं होते थे, बिल्डर सेम प्रोजेक्ट का पैसा वो 10 प्रोजेक्ट में यूज़ कर लेते थे और उसी की वजह से इतने प्रोजेक्ट हॉल्ट भी हुए. Right. तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग from the RERA side. Yeah. So even at a later date, if the project for some reason gets stuck, your money is safe in that account. You can recover it. Of course, there will be a dispute, but that account is under the ambit of the RERA. It's under the supervision of the RERA authority, and your money is safe over there. Okay. और उस अकाउंट से ऐसा भी है कि बिल्डर को पैसा निकालने के लिए जो डेडलाइन बिल्डर ने रेरा को दी हैं, उसी के बेसिस पे वो पैसा उस अकाउंट से निकाल सकता है. So as far as withdrawing money from that escrow account is concerned, money can be withdrawn or taken out or moved from that account only as per the construction link. जो भी रेरा रजिस्ट्रेशन के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिस पे वो प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है, उसी स्टेज वाइज कंस्ट्रक्शन के पर्पस से वो पैसा मूव किया जा सकता है. और उसमें रेरा की परमिशन लगती है. उसमें रेरा की परमिशन. ओके. एज वी वर टॉकिंग अर्लियर, आपने एक बात बोली थी कि 30 डेज के बाद एक 7 दिन का वो पीरियड मिलता है एंड उसके बाद ऑटोमेटिकली यू कैन कंसिडर योरसेल्फ कि आपके पास रेरा से आप सर्टिफाइड हो. ये क्या प्रोसेस है? So according to the RERA Act, when you apply for registration, the authority is required to either approve or deny that approval in 30 days. Okay. After that 30 days lapses, 7 day का एक period है short. 7 days तक if you don't hear back from the authority, it's considered a deemed approval, which means that you may have applied for registration. Your paperwork may not be complete. Your paperwork may not be up to the par कि ये सारी जो approvals आपको लेनी थी वो सब correct नहीं है, but वो 37 days lapse होते ही आपको approval deem हो जाता है. So now, of course, for somebody who is in it to play the malified game, it's a very easy pass for you to misrepresent to your buyers कि हमें रेरा approval मिल गया है. Okay. और ये बातें अक्सर बाद में निकल के आती है जब बायर को पता चलता है कि रेरा अप्रूवल नहीं था. तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन के लिए भी ऑफ कोर्स द बायर हैज़ रेमेडीज अंडर रेरा, बट इट्स अ वेरी वेरी इजी पाथ फॉर समवन टू वांट टू बी टेम्प्टेड टू फूल द अलॉटी. ओके. इफ समबडी वांट्स टू चीट, ठीक है, द बायर्स, तो वो क्या इस डीम्ड अप्रूवल के बाद, फॉर एग्जांपल 37 डेज हो गए, वो ये लिख सकते हैं अपने प्रोजेक्ट पे रेरा अप्रूव्ड?
See, it's not incorrect, but it's not correct because the project is approved when you hear from the RERA authority in written कि your project is approved. कायदे से आपको अप्रूवल तब मिलता है, बट क्योंकि वो लॉ ने 37 डेज में डीम्ड अप्रूवल बता दिया है तो लोग उसका फ़ायदा भी उठाने को उठा सकते हैं. बहुत बिल्डर्स नहीं करते बट कुछ करते भी हैं. इसका आई थिंक जो मुझे सोल्यूशन दिखाई देता है वो एक ही सोल्यूशन है कि जो रेरा नंबर है, अगर रेरा नंबर नहीं है चाहे किसी ने कुछ भी लिखा हो, करना चाहिए आपको ऐसा ना हो. बिकॉज अगर रेरा नंबर है तो ऑटोमेटिकली आप रेरा वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं. डीम्ड वाले पे रेरा नंबर नहीं होगा. करेक्ट. ओके. एंड लास्ट क्वेश्चन टू यू इज कि रेरा जो नंबर है, ठीक है, उस पर क्या क्या डिटेल्स एक बायर जाके देख सकता है. प्रोजेक्ट का रेरा नंबर अगर उसने डाला रेरा वेबसाइट पे तो क्या 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 उस पर सारी चीज़ें होती हैं या फिर कुछ स्पेसिफिक चीज़ें उस पर भी नहीं होती? या देर आर ऑलवेज थिंग्स जो नहीं मिलेंगी उस पर, बट जो चीज़ें आपको डेफिनेटली मिल सकती हैं, द स्पेसिफिकेशंस ऑफ द प्रोजेक्ट, कोई प्लान्स अगर अप्रूव हुए तो वो, रेरा रजिस्ट्रेशन की डेट क्या थी, ओसी अगर आया है तो उस पर दिख जाएगा. बेसिक चीज़ें जो आपको एज अ होम बायर ज़रूरत है वो आपको वहाँ से मिल जाएगी सर. बाकी जो चीज़ें नहीं मिलती हैं वो मार्केट रिसर्च से ही पता चलेंगी. फॉर इंस्टेंस अगर किसी डेवलपर ने कोई कोलैबोरेशन की ज़मीन ली है तो वो आपको वहाँ से नहीं पता चलेगा. ओके, ठीक है. Last question. As a lawyer, what would you like to suggest to people who are listening to you, investors, first-time investors, seasonal investors? क्या कुछ चीज़ें ना खरीदने से पहले, इन्वेस्ट करने से पहले ध्यान में रखनी ही चाहिए? सो अगेन हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया, मेरी नज़र में इफ़ आई वर एन इन्वेस्टर द बिगेस्ट थिंग वुड बी प्रमोटर्स कॉन्डक्ट. प्रमोटर्स का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? डू दे हैव क्लीन चिट्स? आर दे हैबिचुअल ऑफेंडर्स? Also, if the land that the project is being developed on, is the land owned by the developer or is the land owned by a separate landowner जिसके साथ उसने collaborate किया है? Because 8 out of 10 times collaborations result in disputes. और अगर landowner और developer के बीच में dispute होगा तो अलॉटी तो उसमें फंसेगा ही फंसेगा. Right. So it's always better to invest in a project where the developer is the owner of the land and it's not in partnership or in collaboration with somebody else. Okay, great. Okay, thank you so much for coming on Real Estate Strategy podcast. It was great hosting you. And I think हम आगे आने वाले पॉडकास्ट पे और थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे. आई वांटेड टू कीप दिस पॉडकास्ट एज बेसिक एज पॉसिबल सो दैट जब हम अगले पॉडकास्ट में बात करें डिटेल में तो लोगों को समझ आए हम किस बारे में बात कर रहे हैं, वरना सर के ऊपर से चला जाएगा. So thank you so much again for coming on Real Estate. I just want to also take a moment to recognize that real estate literacy is a big problem in this country. And it's very, very good that you are hosting a podcast like this for the masses to be able to hear and understand something, because there's nobody sitting and teaching you कि ये करो या मत करो. But इस टाइप की कॉन्वर्सेशन से अगर किसी इन्वेस्टर का कुछ फ़ायदा हो सकता है, सो इट्स अ ग्रेट एंडेवर. आइडिया वही है करने के पीछे. थैंक यू सो मच अभिमन्यु. इस पॉडकास्ट से अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिला, इवन 1%, तो इस पॉडकास्ट को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए. बिकॉज ये चीज़ें हमें दिखाती हैं कि आप हमारे कंटेंट को लाइक कर रहे हैं, हमारे कंटेंट्स आपकी लाइफ में एक वैल्यू एडिशन कर पा रहा है, सो दैट हम ऐसा कंटेंट आपके साथ और साझा करते रहें और बनाते रहें. अगर आपकी कोई फरमाइश है या रियल स्टेट या रेरा से रिलेटेड आप कुछ और जानना चाहते हैं, देन कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल ट्राई कि मैं आने वाले पॉडकास्ट में इन सब टॉपिक्स के बारे में और बात करूं, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ मोर पॉडकास्ट इन द पाइपलाइन. मैं आपको मिलूंगा अगले पॉडकास्ट में. तब तक अगर आप दिल्ली NCR में हैं तो गर्मी का आनंद लीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए. जय भूमि, जय भारत.